अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गिव इट अ थॉट। आज के शो में हम बात करेंगे कि ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत का आपस में क्या ताल्लुक है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना क्यों ज़रूरी है और हमें किस तरह अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इन टुडेज शो आई हैव इनवाइटेड आयशा शौकत हु इज़ अ पाकिस्तानी कैनेडियन होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट। वो हमें ज्वाइन कर रही हैं लाइव फ्रॉम दुबई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय शो आयशा, हाउ आर यू? I'm good, thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट की ये टर्म हमारे लिए बहुत न्यू है। रेयरली पाकिस्तान में कोई होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट हमें नजर आता है, या आई डोंट नो कि वो हैं भी या नहीं। तो थोड़ा सा हमें पहले इस बारे में बताइए कि होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट होते कौन हैं? होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो एक स्पेशल न्यूट्रिशनिस्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो खाली न्यूट्रिशन से डील नहीं करते, रादर वो पूरी एज अ बॉडी को लेते हैं, जैसे जिसके अंदर माइंड भी आ जाता है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं, और फिर न्यूट्रिशन से जो फिजिकल हमारे बॉडी के अंदर होता है वो भी आ जाता है। ओके फाइन। क्या डिप्रेशन हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है? एंजाइटी, डिप्रेशन? एंजाइटी एंड डिप्रेशन बिल्कुल अफेक्ट करता है। जो चीज़ें इम्यून सिस्टम को स्ट्रेसर्स इम्यून सिस्टम के जो होते हैं उनको कहना चाहिए फूड सेंसिटिविटीज़ एक है। हम बहुत दफ़ा मेरी एक्सपीरियंस में ये आया है कि लोग हर चीज़ खा रहे होते हैं और उनको पता नहीं होता कि वो कुछ चीज़ों से उनकी बॉडी सेंसिटिव है। एलर्जी तो नहीं कह सकते, लेकिन सेंसिटिविटी होती है। तो फूड एलर्जीज को अब आजकल बड़े टेस्ट निकल आए हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि आपको 500 तकरीबन खाने की चीज़ों को आपके ऊपर टेस्ट किया जाता है, तो उससे पता चलता है कि आपको फूड एलर्जीज है। इसके अलावा कैफीन जो है वो बहुत इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, शुगर बहुत ज़्यादा करती है। इसके अलावा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें डबल रोटी आ गई, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो करते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एक्चुअली इम्यूनिटी को बहुत सप्रेस करते हैं। स्मोकिंग करती है, स्ट्रेस करता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब इम्यून को हमारे सप्रेस करते हैं। इसके अलावा दो चीज़ें और ऐड करूँगी, क्लोरीन जो पानी के अंदर क्लोरिनेटेड वाटर होता है, और फ्लोराइड जो टूथपेस्ट के अंदर होता है, वो भी इम्यूनिटी को एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी इसके अंदर कि मोल्ड जो घर के अंदर, बाज़ दफ़ा घर बहुत पुराने होते हैं, लकड़ी के बने हुए होते हैं, या अलमारियाँ लकड़ी की बनी हुई होती हैं, और स्पेशली कराची में रहने वाले समंदर के करीब है, मोल्ड आ जाता है अंदर और लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं। और मोल्ड जो होता है उससे काफ़ी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, स्पेशली इम्यूनिटी उसको वो इट्स एन स्ट्रेसर फॉर इम्यूनिटी। और इसके अलावा फंगस इज अगेन इम्यूनिटी स्ट्रेसर। एनवायरमेंटल इम्यूनिटी जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर ही आता है। ओके आयशा, ये बताइए कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? सबसे पहले तो ये देखें कि आपका इम्यून सिस्टम, बहुत से लोग कहते हैं कि हाउ डू आई नो कि मेरा इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है। अ लॉट ऑफ टाइम आप देखें कि इन्फेक्शंस आपको हो रही हैं और वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रही है, ठीक है, लंबा चल रही है इन्फेक्शन आपको 5 डेज में ठीक हो जानी चाहिए, 6 डेज 7 डेज मैक्सिमम में ठीक हो जानी चाहिए, बट वो इन्फेक्शन 2 महीने लग रहे हैं उसको ठीक होने में। तो दैट इज समथिंग जो आपको उसके ऊपर फौरन डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि मेरी इन्फेक्शन क्यों नहीं ठीक हो रही है। बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन बार बार आ रही है, अभी ख़त्म हुई नहीं है, कुछ 1-2 हफ्ते नहीं गुजरे कि दोबारा से आएगी, तो वो भी उसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत लो हुई भी है। राइट। इसके अलावा एक और है कि वुंड हीलिंग आपकी सही नहीं हो रही है, आपको चोट लगी, आपकी वुंड हीलिंग सही नहीं हो रही है, तो वो भी इम्यूनिटी लो इम्यूनिटी के अंदर आएगी। इसके अलावा आपको बहुत सारी एलर्जीज हैं, डिफरेंट टाइप की एलर्जीज हैं। लोग समटाइम्स बड़े उससे बताते हैं कि मुझे तो डस्ट से भी है, मुझे इस चीज़ से भी है, मुझे कॉटन से भी है, मुझे खाने में फलानी चीज़ से है। तो दिस इज़ नॉट समथिंग जो बहुत ही जिसके ऊपर आपको काफ़ी सोचना चाहिए और फ़ौरन अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि मुझे इतनी एलर्जीज क्यों हैं। इसके अलावा फटीग, लोगों को फटीग रहता है, तो भी एक हर चीज जरूरी नहीं मेंटल हो, फिजिकल भी होती है। तो अगर आप फिजिकल है तो आप अपने डॉक्टर से फौरन कंसल्ट करें कि मैं क्यों इतनी फटीग रह रही हूँ, बिकॉज फटीग भी एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत लो हुई भी है।
जी, एक और फटीग मतलब ये कि थकावट, जिसमें आपको बॉडी पेन हो रहा है, आपको थकावट फील हो रही है, तो अगर आप एकदम कंटिन्यूटी में ये कॉन्स्टेंटली ये वाली फीलिंग है तो मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर, राइट? बिल्कुल। इसके अलावा एक और हर्पीज एक होता है वायरस जो अक्सर लोगों को इधर होंठ के पास निकल आता है। दैट इज समथिंग जो इम्यूनिटी अगर आपकी बॉडी में कम हो तो उसकी वजह से उसके रिकरेंट इन्फेक्शंस कॉन्स्टेंटली हो रहे होते हैं बच्चों को। ये एक वही वायरस है जिससे चिकन पॉक्स होता है। ये उसकी दूसरी फॉर्म होती है और ये वंस आपको लग जाए तो ये लाइफ टाइम आपके बॉडी के अंदर रहता है और जब आपका इम्यूनिटी आपकी लो होती है तो ये तब निकल कर आता है और एट सर्टेन एज ये शिंगल्स के फॉर्म में भी आता है। वो बहुत सिवियर फॉर्म होती है और बड़ी पेनफुल होती है और इसको जब अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो फिर आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आप टॉवल्स स्पेशली जिसको है उससे अलग रखें और अपने ग्लास अलग रखें, स्पेशली जिस वक्त अफेक्ट हो रहा है उसका, वो निकला हुआ है स्पेशली उस टाइम पे। ओके, अच्छा आयशा प्लीज ये बताइए, स्मोकिंग का भी आपने बताया कि स्मोकिंग जो है वो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है। आजकल जो यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा ड्रग्स का यूजेज है, स्मोकिंग तो अब कोई बात ही नहीं है, शीशा एंड देयर आर सो अदर मेनी काइंड्स ऑफ ड्रग्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। वो एक स्टैंडर्ड मतलब वो स्टेटस सिंबल भी समझा जा रहा है यंग जनरेशन में, तो इसको किस तरह हम कंट्रोल करें? मेरे ख्याल से अगर पेरेंट्स को ये पता चला कि उनके बच्चे को स्मोक कर रहा है तो उसको एक दफ़ा लंग कैंसर वार्ड का चक्कर लगवा दें तो आई थिंक काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। या एक वीडियो दिखा दें ऑनलाइन कि लंग कैंसर किस तरह से होता है। स्पेशली आई थिंक वीडियो का इम्पैक्ट बच्चों पे कम होता है बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया के ऊपर हैं तो उसका इम्पैक्ट कम है। बट आई थिंक एक अस्पताल का चक्कर काफ़ी रियलिटी दिखा देगा और आई डू बिलीव कि स्कूल्स के अंदर सोशल वर्क होना चाहिए जिसमें बच्चों को काम करवाएं, कम्युनिटी सर्विसेज करवाएं, उससे रियलिटी बच्चों की बरकरार रहती है। ओल्ड होम्स में काम करना, हॉस्पिटल्स में काम करना। स्मोकिंग का इम्पैक्ट ये तो सोशल मसले हैं तो आई एम श्योर कोई सोशियोलॉजिस्ट ज़्यादा बेहतर मेरे से बताएगा कि बच्चों को किस तरह से कंट्रोल करना है, तो मेरी तो ये फील्ड नहीं है। बट इम्पैक्ट है स्मोकिंग का ऑन ह्यूमन बॉडी, मैं उससे बात करूंगी कि स्मोकिंग जो है वो बॉडी से विटामिन सी को डिप्लीट कर देती है और जो विटामिन सी है वो कंट्रीब्यूट करती है इम्यून डिफेंस सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट वेरियस सेल्यूलर फंक्शंस को बहुत ज़्यादा इनेट सिस्टम को और इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखती है। तो अगर आपकी बॉडी से विटामिन सी डिप्लीट होगी तो आपकी ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगी तो फिर डिजीजेस आप अटैक कर सकते हैं। बेसिकली आप इस तरह समझें कि हर मुल्क की एक आर्मी होती है, हमारी बॉडी की जो आर्मी है वो हमारी इम्यूनिटी है। तो अगर आपकी आर्मी कमजोर है तो फिर तो कोई भी चीज आप पे अटैक कर सकती है। राइट। आयशा ये बताइए कि आजकल जो यंग जनरेशन है वो जंक फूड की तरफ बहुत उनका रुझान है, बहुत माइल है। मदर्स भी जान छुड़ाने के लिए बर्गर्स मंगा देती हैं, पिज्जा मंगा देती हैं, तो जंक फूड भी तो हमारी इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर रहा होगा या इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? जंक फूड एक काफी लंबी इस पूरी एक डिस्कशन इसके ऊपर हो सकती है एक्चुअली। जंक फूड जो है हमारी फूड इंडस्ट्री जो है वो बड़े अमेजिंग काम करती है आजकल इस तरह की। आई एक्चुअली हैव अ फ्रेंड इन कनाडा जो डिफरेंट स्प्रेज को रिसर्च करके प्रोड्यूस करती है जो दुकानों के अंदर किए जाते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, खानों के स्प्रेज। सो जब भी आप नोट करें, आप मॉल में नो नेम्स टेकिंग, आप किसी स्पेशलाइज्ड चीज स्टॉल के सामने से गुजरे और आप ऑटोमेटिकली आपका दिल करता है कि आपको खाएं, तो आई थिंक कि वहाँ पे वो स्प्रेज हुए होते हैं जो कि स्पेशली डिजाइंड हैं, स्पेशली क्रिएटेड हैं, जिससे आपको फील होता है कि अब मुझे भूख लगना शुरू हो रही है। वो आपके ब्रेन के सेल्स को बेसिकली जाके वो करते हैं। जहाँ तक बात है जंक फूड की, जंक फूड के अंदर लाइक द वर्ड जंक इटसेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है कि इसके अंदर फूड तो है ही नहीं, वो तो जंक है सारा। सो फास्ट फूड जो है उसके अंदर इस तरह की चीजें डाली जाती हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, उसके अंदर टेस्ट एनहांसर्स डाले जाते हैं जो ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा मुज़िर हैं।
इसके अलावा आपके प्रिजर्वेटिव्स, बहुत सारे फूड डाइज ऐसे डाले जाते हैं जो स्ट्रेट अवे कैंसर कॉजिंग हैं। इसके अलावा इस टाइप का फैट, जैसे फ्राइड फूड हो गया, वो इस टाइप का ऑयल, बिकॉज जो भी कंपनी खोल रही है उनका एम आपको न्यूट्रिशन देना तो नहीं है, उनका एम तो मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना है। तो अगर वो बहुत हाई क्वालिटी चीजें यूज करेंगे तो उनका प्रॉफिट लो हो जाएगा। तो उनके अंदर ऑयल्स जो यूज होते हैं वो बहुत ऑयल यूज होते हैं जो रैंसिड होते हैं, यू डोंट इवन नो कि वो कितनी दफा यूज किए जा रहे हैं। सो जंक फूड तो कंप्लीटली बच्चों के लिए, आई थिंक, अच्छा, there's an interesting point actually. A lot of people say कि मैं वीकेंड पे खा लूं। तो 5 days लगते हैं उसको बॉडी में से निकालने के लिए, तो हर 5 days के बाद वीकेंड आ जाता है। तो बेसिकली बॉडी कॉन्स्टेंटली ये काम कर रही है उसको एलिमिनेट करने का। तो आई पर्सनली थिंक कि वीकेंड टू वीकेंड नहीं रहना चाहिए। इट्स अ होल कंप्लीट लाइफस्टाइल जो होलिस्टिक न्यूट्रिशन सिखाता है। वो खाली मील प्लान बनाना नहीं काम होता हमारा काम होता है कि हम एजुकेट करते हैं कि व्हाई यू शुड नॉट हैव इट और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और इसका दूसरा जो पहलू है वो बताते हैं कि अच्छा, इसको अगर छोड़ें तो क्या चीज आप अडेप्ट करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको एजुकेट बेसिकली करते हैं। और मील प्लान इज द इजीएस्ट वे आउट, कि आपने किसी को भी मील प्लान बना के दे दिया। और मैं हमेशा लोगों को एक बात कहती हूँ कि यू नेवर फेल डाइट, द डाइट्स फेल यू। तो डाइट्स डिजाइन इस तरह होती है कि वो कुछ बंदा करता है और वो फिर फेल हो जाती है। आयशा, एक्सरसाइज हेल्प करती है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? जी बिल्कुल, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हेल्प करती है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के। एक्सरसाइज बेसिकली जब हम करते हैं तो एक बहुत हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामीन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, नोरेपिनेफ्रिन हो गया। तो ये सारे जो है हमारे मूड को एनहांस करते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज जो है, जब हमारा मूड अच्छा होता है तो फिर हम ऑटोमेटिकली अच्छे काम करते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज जो है वो हमारे इन्फ्लेमेशन को बॉडी में बहुत करती है। आजकल इन्फ्लेमेशन जो है उस पर बहुत रिसर्च की जा रही है कि जितनी मैक्सिमम डिजीजेस हैं वो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन है। स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो होती है वो बॉडी में जितनी हाई इन्फ्लेमेशन हो उसकी वजह से होती है। इम्यूनिटी जितनी लो हो उतना खदशा होता है कि आपको कैंसर हो सकता है। कैंसर की डेफिनेशन ही होती है फेलियर ऑफ इम्यूनिटी कॉजेज कैंसर। तो ये है। इसके अलावा स्ट्रेस हार्मोन्स को बड़ा बैलेंस में रखती है एक्सरसाइज, जिसकी वजह से फ्लाइट और फाइट मोड एक होता है। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी फ्लाइट मोड में चली जाती है, फाइट और फ्लाइट में। उसको एक्सरसाइज बड़ा कंट्रोल करती है और आपको बहुत हैप्पी हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से फिर आपकी इम्यूनिटी आहिस्ता बिल्डअप होती है। या What is your favorite health snack? केल चिप्स मैं बनाती हूँ घर में, बट आई नो पाकिस्तान में मुझसे जितने मेरे पाकिस्तान के क्लाइंट्स हैं मुझसे कहते हैं केल बहुत महंगी है। मेरा हमेशा उनसे एक वो होता है कि अपनी चीजें खुद ग्रो करना सीखें, और पॉट्स में बड़े आराम से ग्रो की जा सकती हैं चीजें। ठीक है, बड़ी चीजें नहीं की जा सकती, कॉटन नहीं की जा सकती, व्हीट नहीं की जा सकती, बट डेली की सलाद की जा सकती है, सीजन की सब्जी की जा सकती है। तो आई थिंक हुमस के साथ खीरे आई थिंक बहुत ही डिलिशियस होता है। इसके अलावा जो सबसे हैंडी होता है स्नैक वो नट्स होते हैं। तो आप नट्स को बोरी भर के ना खाएं, हैंडफुल खाएं। वो भी बहुत आपका फायदेमंद होते हैं आपके लिए। राइट। क्या सजेशन देना चाहेंगी, क्या एडवाइस देना चाहेंगी डायबिटिक पेशेंट्स को? बिकॉज डायबिटिक पेशेंट्स सबसे ज्यादा जिनको परहेज करना चाहिए, वैसे तो हार्ट पेशेंट्स को भी करना चाहिए, बट देयर आर सो मेनी डायबिटिक पेशेंट इन माय सर्कल। तो मैं उनको कोई मैसेज दिलवाना चाह रही हूँ कि क्या अब रमजान भी आ रहे हैं, फ्राइड आइटम्स भी होंगे, तो किस तरह उनको कंट्रोल करना चाहिए अपना आप? सबसे पहले तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि डायबिटीज की जब हम बात करें तो टाइप 2 की बात करें तो डायबिटीज 2 टाइप की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 की जब हम बात करते हैं तो इट्स अ कंप्लीट फूड बॉर्न इलनेस, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये तकरीबन
अब तो खैर जल्दी देखी जा रही है, यूनाइटेड स्टेट्स में तो 13 ईयर ओल्ड को भी डायबिटीज हो रही है बिकॉज जंक फूड अगेन लाइक वी डिस्कस्ड। लेकिन यूजुअली हमारे अगर पाकिस्तान में देखें तो यूजुअली 30s के बाद 35-40s में डायबिटीज होती है। अब वो थोड़ा सा और अर्ली आ रही है बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो डायबिटीज जो है मेरे हिसाब से फूड बॉर्न इलनेस है। डायबिटीज को बहुत इजीली कंट्रोल किया जाता है। डायबिटीज इज वन ऑफ द डिजीजेस जो रिवर्स हो जाती है बहुत आराम से। आप लाइफ टाइम डायबिटिक नहीं रह सकते अगर आप हिम्मत करें, मेहनत करें। और अगर I have actually seen diabetes reversal in diabetic who was 10 years diabetes से fight कर रहे थे और उनकी रिवर्स हो। जी बिल्कुल। और हम आजकल बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स जिसको कहते हैं वो देखने में आ रहा है। तो वो डायबिटीज से बहुत पहले आ जाता है एक्चुअली, बहुत सालों पहले एक्चुअली आई थिंक 5 to 10 years पहले आ चुका होता है। डायबिटीज उसके काफ़ी बाद आती है। तो अगर हम मैंडेटरी कर दें कि जब भी आप अपने लेट 20s में जा रहे हैं डॉक्टर के पास तो आप एक छोटा सा टेस्ट होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट, वो करवा लें और अपने बाकी देखें ब्लड के अंदर शुगर लेवल्स वगैरह देखते रहें, तो उसको फिर आप कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। आपको पता है कि आपके शुगर लेवल्स हाई हो रहे हैं तो आप उसको कंट्रोल कर लें। और इसके अलावा आई थिंक हाई फाइबर डाइट हमें लेनी चाहिए। हमें रिफाइंड शुगर, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स से परहेज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ब्रेड्स हो गए, पास्ताज हो गया, सीरियल हो गया। बच्चों को बड़े इट्स अ वेरी शॉर्टकट कि बच्चों को सुबह सीरियल में दूध डाला और दे दिया, वेरी हार्मफुल यू नो। उसके अंदर कोई आई हैव नो आइडिया कि सीरियल क्यों खाए जाते हैं, बट उसके अंदर एब्सोल्युटली कोई ग़िज़ा नहीं है। तो लो ग्लाइसेमिक जी। इसके अलावा आई थिंक लो ग्लाइसीमिक फूड जो होता है, कुछ फ्रूट और खाने ऐसे होते हैं जिसके अंदर चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो जो लो ग्लाइसेमिक खाना है अगर वो खाया जाए तो जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, जितनी डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो हो गई, बीन्स हो गया, चिकन हो गया, चिकपीस हो गए जो हमारा छोला होता है वो हो गया। इसके अलावा दालें होती हैं, दालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। फिर मीडियम में आ जाता है कॉर्न, आ जाता है बनाना, आ जाता है पाइनएप्पल, आ जाता है। फिर हाई के अंदर जो है हमारे पोटैटो आ जाता है, ब्रेड आ जाती है, व्हीट आ जाता है। तो उनका इस्तेमाल कम और मीडियम का थोड़ा सा कम और फिर लो का ज़्यादा। क्या मैसेज देना चाहेंगी बिल्कुल लास्ट में जनरल पब्लिक को, स्पेशली पाकिस्तानीज को? 2-3 मैसेजेस देना चाहूँगी। सबसे पहले तो बिलीव इन योर सेल्फ। हम एज ए नेशन हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम बड़े हार्ड वर्किंग हैं। प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ और आगे से आगे बढ़ने की, प्रोग्रेस करने की अंदर कोशिश कीजिए। दूसरा है कि चाहे जितने भी स्कॉलरली हैं, जिस एज के भी हैं, पढ़ाई ना छोड़ें। हर एज में अपने आप को एजुकेट करें, डिफरेंट लेवल पे एजुकेट करें। आपके छोटे आपसे सीख रहे हैं, आपको देख के सीख रहे हैं। सो अपने आप को कॉन्स्टेंटली एजुकेट करते रहें। एक जापानीज़ बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है इकिगाया, उसको जाके देखें, उसके बारे में स्टडी करें कि कभी भी आखिरी वक्त तक एजुकेशन नहीं छोड़नी चाहिए। और फिर थर्ड ये है कि प्लीज़ अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। फास्ट फूड फास्ट होता है और वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। और हमारी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी नहीं पहचानती खानों को, आप खाने आगे जिस किस्म की भी रख दें वो नहीं पहचानती, वो मॉलिक्यूल्स पहचानती है। सो आप जितना अच्छा मॉलिक्यूल देंगे उतना अच्छा उसका आउटकम आप देखेंगे। तो अपनी बॉडी को नरिश कीजिए। पाकिस्तानी हम सारे जो खाना खाते हैं उसके अंदर जितना ज़्यादा हम कच्ची सब्ज़ी का इस्तेमाल करें, बजाय बहुत सारी बिरयानी के साथ थोड़ी सी सलाद खाने के अलावा हम सलाद को ज़्यादा बड़ा करें, डिफरेंट टाइप की कच्ची सब्जियां करें। हमारी बॉडी कच्ची सब्जी को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती है और बहुत उसमें एंजाइम्स होते हैं ताकि बॉडी को हार्ड वर्क ना करना पड़े। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल डेली की। थैंक यू सो वेरी मच आयशा फॉर योर प्रेशियस टाइम। जाते जाते एक बात कहूँगी, आपकी ज़िंदगी से बढ़ के, आपकी सेहत से बढ़ के कोई भी चीज। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज। थैंक यू आयशा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। थैंक यू निदा।